बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के टॉपिक से रिलेटेड है। सफ़ा नंबर 127 से 130 तक हम बुलंदख्वानी करेंगे, पैराग्राफ की वजाहत की जाएगी, साथ साथ आप अल्फाज माने भी नोट करते जाएंगे और जो मुश्किल सवालात और जवाबात है वो भी आज की क्लास में किए जाएंगे। आज की क्लास को थोड़ा सा मिलाते हैं कल की क्लास से। तो मुख्तसरन कल की क्लास के बारे में बताया जाए कि हम बात कर रहे थे मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था फरहतुल्लाह बेग के सामने कि काश मेरा भी ऐसा कोई शागिर्द होता जो मौलवी नजीर अहमद की शख्सियत की तरह एक खाका मुझ पे भी, मेरी शख्सियत पे भी लिख दे। फरहतुल्लाह बेग ने मजाक में कह दिया था कि आप मर जाइए, खाका मैं लिख दूंगा। उनको पता नहीं था कि मौलवी वहीदुद्दीन सलीम इतनी जल्दी यहाँ से चले दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। दोनों की मुलाकात एक स्टेशन पे होती है। मौलवी अब्दुल हक ने दोनों को एक जलसे में इनवाइट किया होता है। रेलवे स्टेशन पे क्या सूरत हाल होती है वो भी आप पढ़ चुके हैं। फिर डब्बे में इकट्ठे बैठ जाते हैं और मौलवी वहीदुद्दीन सलीम बहुत एक्साइटेड होते हैं और फरहतुल्लाह बेग से सारी रात बातचीत करते रहते हैं, न खुद सोते हैं न उनको सोने देते हैं और इसी तरीके से सफर खत्म हो जाता है। मौलवी अब्दुल हक की कुछ साथी रिसेप्शन में या इस्तकबाल में स्टेशन से उनको रिसीव करके जलसा का लेके चले जाते हैं। ये हमने पढ़ा था सफा नंबर 125 पे। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 125 और 126 सफात जो है वो खुद रीडिंग करनी है आप लोगों ने उसकी। तो आज हम शुरू करेंगे सफा नंबर 127 से। 125 और 126 पे क्या हुआ वो भी मुख्तसरन बता देता हूँ। बेटे जलसा शुरू होने में जब बारी आई और उसकी तकरीर की, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की तकरीर की, तो उन्होंने जेब से कुछ कागजात निकाले। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं तकरीर करूंगा। तो जलसा शुरू होने में या तकरीब शुरू होने में अभी टाइम था। मौलवी फरहतुल्लाह बेग ने ये सोचा कि चलो जब तक सेट तैयार होता है या वो सेटिंग करते हैं, एक मुशायरा, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा के हवाले से भी वहां पे एक तकरीब मुनक्किद हुई थी, तो उन सेटअप को चेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो फरहतुल्लाह बेग ने कहा कि लोगों को मसरूफ रखने के लिए मैं उनसे तकरीर कर लेता हूँ, कोई स्पीच शुरू कर देता हूँ। तो वो कोई स्पीच करते हैं और वो मौलवी करीमुद्दीन के हवाले से बार बार बात करते हैं। उनकी मुफलिसी का नक्शा खींचा है, उनकी गुर्बत का, उनकी कंजूसी का एक नक्शा उन्होंने खींचा था। ये पेज नंबर 126 की बात मैं कर रहा हूँ, वो उन्होंने बताया था। तो बार बार फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि स्पीच के दौरान मैं सही तरीके से खड़ा नहीं हो सकता, मतलब हाथ के इशारे से बार बार इधर और उधर मैं करता हूँ। तो जब मैं मौलवी करीमुद्दीन की बात कर रहा था तो मेरे हाथ का इशारा बार बार मौलवी वहीदुद्दीन की तरफ जा रहा था। चूंकि पानीपत और नामों की मुनासिबत होने से वहां के मौजूद लोग ये समझ रहे थे कि शायद वहीदुद्दीन जो है वो मौलवी करीमुद्दीन का ही बेटा है, जिससे उन्होंने उसको माइंड कर दिया था। तो उस हवाले से बात की, फिर वो उससे नाराज हो जाते हैं। जब फरहतुल्लाह बेग को पता चल जाता है कि उसकी नाराजगी की यही वजह है तो उसको बता देते हैं कि ये सिर्फ गलतफहमी है, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि आपकी तरफ इशारा कर रहा था। तो वहां के लोग वो गलत समझे है। उस हवाले से पेज नंबर 126 पे सिर्फ उसकी नाराजगी और उसकी स्पीच के हवाले से बात हुई थी। बेटा अजीज तलबा, आप लोग देख ले सफा नंबर 127 पे हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पर चूंकि दोनों में इसके सफा नंबर 127 के ऊपर जो 3 लाइन है ना, उसके ऊपर सिर्फ यही कहा गया है कि दोनों में राजीनामा आप कह सकते हैं, सुलह आप कह सकते हैं, या वो गलतफहमी दूर हो जाती है जो मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को उस तकरीर के दौरान हुई थी। तो वो दूर हो गई, उन्होंने बात मान ली। आगे हम देखते हैं सफा नंबर 127 फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने कहा मौलवी साहब, भला मुझसे ऐसी गुस्ताखी हो सकती है? अव्वल तो इस मजाक का ये मौका ही क्या था? मुझे क्या मालूम कि आपके वालिद कौन थे, कहाँ के थे, दिल्ली भी आए थे या नहीं, किताबें बेचते थे या क्या करते थे? अब फरहतुल्लाह बेग उसको अपनी सफाई पेश कर रहे कि कतन मेरा ऐसा मकसद नहीं था कि मैं तकरीर कर रहा था और हाथ का इशारा अगर आपकी तरफ आ रहा था तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। वो गलतफहमी से आपने माइंड की लोगों ने गलती से समझा है कि वो आपके फादर थे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कहने लगे तो घड़ी घड़ी हाथ से मेरी तरफ इशारा क्यों करता था, यानी बार बार?
मैंने कहा मौलवी साहब स्पीच देने में हाथ का इशारा खुद ब खुद इस तरह हो जाता है, अब अगर अगली सफ में बैठकर आप इस इशारे को अपने से मुताल्लिक कर ले तो इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन मेरी आदत है, मैं जब बात करता हूँ तो हाथ के इशारे से कभी इधर कभी उधर हाथ चला जाता है, तो अगर आपने अपनी तरफ कर दिया तो फिर अपनी सफाई में कह रहे कि मेरा कोई कसूर नहीं है। बहरहाल ये बात लोगों के दिलों में कुछ ऐसी जम गई या बैठ गई कि मिटाए ना मिटे, खत्म होने से खत्म नहीं होते, उनको मुकम्मल तौर पर लोग समझ गए कि शायद ये उसी का करीमुद्दीन का बेटा है। जब तक औरंगाबाद में रहे हर शख्स मौलवी साहब से यही सवाल करता था, मौलवी साहब क्या आप मौलवी करीमुद्दीन साहब आपके वालिद थे? ये कभी तो हंसकर चुप हो जाते, कभी सिर्फ झड़क देते कि हाँ, कभी जल कर कहते, जलकर यानी हौसले से, जी हाँ मेरे वालिद थे, आपका कुछ देना आता है। यानी नाराज हो जाते थे, गुस्सा होते थे कि चलो आप क्यों पूछ रहे बार बार, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, तो वो कह रहे कि मेरे वालिद थे, आपको कुछ देना आता है उसको, तो नाराज हो जाते थे, यानी इस बात को माइंड करते थे। बेटा आप लोगों को स्क्रीन पे अब अल्फाज माने भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ लफ्ज अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं ये मैं आपको शेयर भी करूंगा, और अगर मुश्किल लग रहे हैं तो मेहरबानी करके उसको अंडरलाइन कर लिया करें, बाद में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। औरंगाबाद से वापस आने के बाद मेरा उनके यहाँ आना जाना बहुत हो गया था, यानी जलसा खत्म हो गया, दोनों वापस आ गए, दोनों की दोस्ती हो गई और आना जाना लगा रहता था। जब कुछ लिखता पहले उनको जाकर सुनाता, ये फरहतुल्लाह बेग कह रहे हैं, बड़े खुश होते, तारीफें करते, दिल बढ़ाते, दिल बढ़ाना कहते हैं हौसला देना। हाय, उनके घर का नक्शा उस वक्त आंखों में फिर गया, यानी घर उसका कैसे बना हुआ है और घर यानी कितनी गरीबी है, कितनी मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी उसने गुजारी। तो आने वाले पैराग्राफ में मुसन्निफ जो है उसके घर के हालात बता रहे हैं या हुलिया बता रहे हैं, उसके साथ क्वेश्चन भी है। घर बहुत बड़ा था मगर खाली डंडार, डंडार बेटा वीरान को कहते हैं, जो घर बड़ा होता है लेकिन वीरान होता है। 60 रुपए महीना किराया देते और अपनी अकेली जान से रहते, यानी अकेले रहते थे, न बाल न बच्चा, न नौकर न मामा, मामा नौकरानी या खिदमत करने वाली। मैं गया, बाहर का दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? मैंने कहा फरहत। उसी वक्त कुर्ता पहनते हुए आए, दरवाजा खोला, अंदर ले गए। बरामदे में एक पान की चारपाई पड़ी थी, पान को आप रस्सी भी कह सकते हैं, तो 3 तख्ते, जड़ी हुई टूटी फूटी कुर्सियां, यानी उनको जोड़ के उन्होंने कुर्सियां बनाई थी तख्तों से। अंदर एक जरा सी दरी बिछी थी, उस पर मेरी चांदनी है, चांदनी यानी चिटाई है, 2-4 चूहा चकट तक किए, चूहा चकट कहते हैं मेले के चेले बहुत पुराने, और एक सड़ी हुई रजाई रखी है। दीवारों पर 1-2 सिगरेट के इश्तिहारों की तस्वीरें और 3-4 पुराने कैलेंडर लटके हैं। ये वो घर का नक्शा बता रहे हैं। सामने दीवार की अलमारी में 5-6 कुंडा टूटी चाय की प्यालियां, किनारे छड़ी रकाबियां यानी प्लेट, 1-2 चाय के डब्बे रखे हैं। सामने के कमरे में घंटियों पर 2-3 शेरवानियां, 2-3 टोपियां लटक रही है। नीचे 2-3 पुराने कड़ंग जूतों के, कड़ंग कहते हैं बहुत सूखे पुराने जोड़े पड़े हैं। लीजिए मौलवी साहब के घर बार का ये खुलासा है। ये जो ऊपर 3-4 लाइनों ने बताया कि पूरे घर में यही कुछ था। मौलवी साहब बैठे हैं, सामने 2 अंगीठियां रखी है, एक पर पानी, दूसरे पर दूध जोश हो रहा है, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। एक नमक का डला पास रखा है। नमक का डला यानी नमक का टुकड़ा आप कह सकते हैं कि वो उनके पास पड़ा हुआ है। कुछ लोग नमकीन चाय भी पीते हैं तो उसमें नमक डाल के पीते थे, तो एक चक्कर दे निकाल लिया, यानी उसमें चाय में नमक मिला के वो पीते थे। बस सारे दिन उसका यही शुगल था, घर में बर्तन ही नहीं थे, खाना कैसे पकता और कौन पकाता खबर नहीं, कहाँ जाकर खा पी आते हैं, उसको पता ही नहीं है खाना कहाँ पकता है और कैसे पकता है और कितना वो पकाते हैं। तो वो घर में खाना नहीं पकाते थे, सिर्फ चाय पे गुजारा चलाते थे। अभी मैं गया, देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा कुफल लटक रहा था। कुफल ताले को कहते हैं। समझ गया कि मौलवी साहब कहीं चरने चकने तशरीफ ले गए हैं। चरना चकना कहते हैं खाने पीने। मैंने कई दफा पूछा भी कि मौलवी साहब आपके यहाँ कुछ पकता पकाता नहीं? कहने लगे नहीं भाई, मैंने तो मुद्दतों से खाना छोड़ दिया है, सिर्फ चाय पर गुजरान है।
چائے پہ گزارا کرتا ہوں، باقی میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، بس کہیں سے مل گیا تو تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ تو مان لو میں تو نہیں مانتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو کھاتے اور خوب کھاتے دیکھا ہے، یعنی شاید دوسرے محفلوں میں یا شاید دوسرے جگہوں پہ انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہ اپنے گھر کا پکا نہیں کھاتے تھے، اور کھاتے تو کیوں کر کھاتے؟ پکانے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ماما رکھنی پڑتی ہے، سامان منگوانا ہوتا ہے، لکڑی کا خرچ، تیل کا خرچ، نون کا خرچ، نون کہتے ہیں دوپہر کو، عرض اتنے خرچ کون اپنے سر باندھے اور اپنی بلی چنگی جان کو بیٹھے بٹھائے روک لگائے؟ روک لگانا کہتے ہیں پریشان کرنا، یعنی گھریلو ذمہ داریاں اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مصنف کا مطلب یہی ہے، یعنی گھریلو اخراجات کو برداشت کرنا یا اس کے مطابق زندگی گزارنا، مصنف کا مقصد یہی ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چائے بنا لی، پی لی، ادھر ادھر گئے، پیٹ بھر لیا، گھر آئے، بان کی کھری چارپائی پر لوٹ ماری، چلو زندگی کا ایک دن گھٹ گیا۔ کھری چارپائی کہتے ہیں صاف ستھری چارپائی جو آگے چل کے یہ حالات بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ان کی بان کی چارپائی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل تھی، ننگی پیٹ ان پر اتنا لوٹے تھے یا لیٹ گئے تھے یا سو گئے تھے کہ بان صاف اور چمکدار ہو کر کالی اطلس ہو گیا تھا۔ کالی اطلس کہتے ہیں آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، چمکدار کو کہتے ہیں، ریشمی کپڑے کا نام ہے اطلس۔ ادوائن خود کھینچتے تھے، کہتے ہیں پائنتی کو، آپ لوگ اپنی علاقائی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چارپائی کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے، جو بان کی چارپائی بنی ہوتی ہے اس کے پیچھے والے حصے یا نچلے والے حصے کو کہتے ہیں، جس کو رسی سے یا اکثر بان سے بھی بنایا جاتا ہے۔ ننگی پیڑ پر اتنا لوٹے تھے کہ بان صاف اور چمکدار ہو کر کالی اطلس ہو گئی تھی۔ ادوائن خود کہتے تھے کہ ہاتھ مارو تو تبلے کی آواز، یعنی بہت ٹائٹ وہ ہوتا تھا، بہت ٹائٹ کرتے تھے، تبلا ٹول کو کہتے ہیں۔ خدا معلوم اب یہ چارپائی کس کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس بھی تو سونے میں بڑا آرام دے گی۔ مصنف کہہ رہے کہ اس کے مرنے کے بعد اب یہ چارپائی کسی کے پاس بھی ہو اس کو بہت آرام ملے گا، سونے میں وہ چارپائی اس کو بہت آرام دے گی۔ اچھا نیکسٹ پیج ہے، پیج نمبر 129 پہ چلے جائیں بیٹا۔ مولوی صاحب کو مٹھاس کا بڑا شوق تھا، میٹھی چیزیں ان کو بہت پسند تھی۔ خدا شکر خورے کو شکر دیتا ہے، یعنی انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہی چیزیں ان کو زیادہ ملتی ہے۔ خدا شکر خورے کو شکر دیتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی جس چیز کی طلب انسان کو ہوتی ہے وہی چیزیں انسان کو ملتی ہے۔ اسکرین پہ دیکھ لیں، ان کے بھی یار دوست شاگرد عرض کوئی نہ کوئی ان کو مٹھائی پہنچا ہی دیتا تھا۔ یہ کچھ کھاتے کچھ رکھ چھوڑتے، مٹھائی کی ٹوکریوں میں جو کاغذ آتے ان کو پونچھ پانچ کر، یعنی صاف ستھرا کر کے صاف کر جمع کرتے جاتے، انہی کاغذوں پر خط لکھتے، غزلیں لکھتے، عرض جو کچھ لکھنا پڑھنا ہوتا بس انہی کاغذوں پر ہوتا۔ خدا معلوم ایسے جرجرے کاغذ پر یہ لکھتے کیوں کرتے؟ جرجرا کہتے ہیں خراب کو، جو خراب ہو جاتے ہیں رکھنے سے۔ تو اس کی کنجوسی کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، شاید اس کی طرف بھی اس کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کنجوس تھے، اور اس کی مٹھائیوں میں جو چھوٹے موٹے کاغذ یا کاغذ کے ٹکڑے آتے تھے تو ان پہ سارا کچھ لکھتے تھے۔ مولوی صاحب دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اب ایک اور تعریف جو بلو لکھائی میں ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں یا بات بدل رہے ہیں، اس لیے ان کو شیڈ دیا گیا ہے بلو کا۔ ہاں ڈرتے تھے تو مولوی عبدالحق صاحب سے، مطلب وہ کہہ رہے کہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن دنیا میں ایک شخصیت ایسی تھی جس سے وہ ڈرتے تھے اور ان کا نام تھا مولوی عبدالحق۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید وہ فرحت اللہ بیگ کو انہوں نے بتا دیا تھا یا نہیں بتایا، وہ آپ اس پیراگراف میں پڑھیں گے۔ میں نے کئی دفعہ کی کوشش کی کہ مولوی عبدالحق صاحب کے متعلق ان کی رائے معلوم کروں، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ٹال گئے۔ یعنی بات پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بات بدل دیتے تھے، ٹال دیتے تھے۔ تھوڑے دن اور جیتے تو کچھ پوچھ ہی لیتا، پھر کہ ان کی ڈیتھ ہی تھی، ان کی موت ہی اتنی جلدی ہو گئی، اگر اور دن تھوڑے بہت جی لیتے تو میں شاید اس سے پوچھ لیتا۔ دوسروں کے متعلق مجھے ان کی رائے معلوم ہے، اگر انہی کے الفاظ میں لکھوں تو ابھی فوجداری ہوگی۔ فوجداری یہاں مطلب ہے لڑائی جھگڑا، کہ میں غلط نہیں لکھنا چاہ رہا، تو اگر دوسروں سے میں نے پوچھا ہے کہ وہ مولوی عبدالحق صاحب سے کیوں ڈرتے تھے، انہوں نے بتا دیا، وہ کہے کہ یہ شاید صحیح نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص مالک تھا،
اصطلاحات کہتے ہیں جیسے ادبی اصطلاحات ہمارے ہوتے ہیں، نظم ہے، نثر ہے، مضمون ہے، غزل ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے، یہ ادبی اصطلاحات اس کو کہتے ہیں. اس کی وضاحت کرنے کا اس کو خاص مہارت تھی، ایکسپلین کرتے تھے. گرامیٹیکلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گرامر کو پہ عبور اس کو بہت زیادہ تھا. ایسے ایسے الفاظ دماغ سے اتارتے کہ باید و شاید، یعنی باید و شاید کا مطلب یہاں ہم آسان لے سکتے ہیں نہایت مناسب یا درست الفاظ، پرفیکٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ اس کے دماغ میں موضوع کے مناسبت سے بالکل درست الفاظ اس کے دماغ میں آتے. جہاں ثبوت طلب کیا تو انہوں نے شعر پڑھا اور کسی نہ کسی بڑے شاعر سے منسوب کر دیا. منسوب کر دینا یعنی ملا دینا کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ ریلیٹڈ شعر بول دیتا ہے، کہتے ہیں یہ فلاں شاعر کا ہے. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ خود ان کا شعر ہوتا تھا یا باقی اس شاعر کا. بھلا ایک ایک لفظ کے پیچھے کون دیوان ڈھونڈنے بیٹھے، اگر کوئی تلاش بھی کرتا اور وہ شعر دیوان میں نہ ملتا تو یہ کہنا کیا مشکل تھا کہ یہ غیر مطبوعہ کلام ہے. غیر مطبوعہ کہتے ہیں غیر شائع شدہ، یعنی اگر کسی نے بھی کوشش بھی کی کہ یہ تو اس شاعر کا نہیں ہے، میں نے اس کو پتہ کیا ہے، میں نے ڈکشنری میں دیکھا ہے، میں نے نیٹ پہ سرچ کیا ہے، تو اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ اس کا کلام ہے لیکن یہ شائع نہیں ہوا. اچھا، انگریزی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے مگر انگریزی اصطلاحات پر پورے حاوی تھے، یعنی مہارت تھی اس کو. اور انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن اصطلاحات یا گرامر کے حوالے سے جو بات آتی تھی تو اس کو مکمل طور پر ایکسپلین کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ یہاں تک جانتے تھے کہ اس لفظ کی کیا ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کی اصل کیا ہے اور اس اصل کی کیا معنی ہیں. ڈیپ تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ کی بہت گہرائی تک جاتے تھے. اس بلا کا حافظہ لے کر آئے تھے یاداشت، کہ کئی دفعہ کوئی لفظ سنا اور یاد کر لیا، کہ ایک دفعہ کوئی لفظ سنا اور یاد ہو گیا. الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس پر بھی بہت غور کیا تھا کہ انگریزی میں اصطلاحات بنانے میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، کن اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں، الفاظ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، الفاظ کہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان سب کا وہ خیال رکھتے تھے اور ان کو یہ عبور یا مہارت حاصل تھی. انہیں اصولوں کو اردو کی اصلاحات وضع کرنے میں کام میں لاتے اور ہمیشہ کامیاب ہوتے. میری کیا اس وقت سب کی یہ رائے ہے کہ اصلاحات بنانے کے کام میں مولوی وحید الدین سلیم اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. یعنی گرامر کے استعمال میں یا جملے بنانے میں یا اردو ادب یا اردو اصلاحات کی آگے لے جانے میں مولوی عبدالحق سے بہترین شخصیت اس وقت کوئی نہیں تھی. فرحت اللہ بیگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اصطلاحات کے حوالے سے. اور اب ان کے بعد ان کا بدل ملنا دشوار تو کیا ناممکن ہے. کہ اس جیسا تو بالکل ناممکن ہی ہے، مشکل تو ہے ہی، ناممکن بھی ہے. عربی اور فارسی پر اچھی دسترس تھی، مہارت، مگر وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے. خوب سمجھے تھے اور خوب سمجھاتے تھے، یعنی اردو زبان کو بہتر طور پر وہ سمجھاتے تھے اور بہتر طریقے سے ان کو دوسروں تک پہنچاتے تھے اور خوب سمجھاتے تھے. زبان کی جو نکات اب وہ اپنے شاگردوں کو بتا گئے، یعنی کہ زبان کی جو نکتہ چینی ہے، باریک بینیاں ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو بتا گئے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے کالج کے لونڈے یا لڑکے وہ مضمون لکھ جاتے ہیں جو بڑے بڑے اہل قلم کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو سکلز، جو مہارتیں دی ہیں، اور اس کے شاگرد اتنے بہترین مضامین لکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اہل قلم یا لکھنے والے اس کے حاشیے خیال میں بھی، یعنی اس کے سوچ کے دائرے میں بھی، اس کے خیال و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ جس طریقے سے اس کے شاگرد لکھتے ہیں. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر شاگرد اتنی بہترین لکھائی کرتے ہیں تو پھر مولوی عبدالحق کیسے لکھتے ہیں. بیٹا صفحہ نمبر 130 ہم پڑھ رہے ہیں، آخری پیراگراف ہے. فرحت اللہ بیگ مولوی نذیر اور مولوی وحید الدین سلیم کی بات کر رہے ہیں. مولوی صاحب کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا. ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کا نعم البدل ملنا سب سے مشکل ہوتا ہے. یعنی اس جیسے تو نہیں، لیکن اب یہاں پر وہ کہہ رہے کہ کم از کم اس کی برابری کرنے والا یا اس کے تھوڑا بہت اس کی طرح علم جاننے والا بھی مل جائے تو وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہوگی. اس پیراگراف میں آپ کو صرف وہ یہ بتائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ تو چلے گئے، اردو کی ادب کی خدمت کے لیے اس کا متبادل ہی کوئی اس جیسا ہی مل جائے تو بھی غنیمت ہے. اور ایسا ستون گرا کہ اس جیسا بننا تو کجا کیا کہاں، اس حصے میں اڑواڑ بھی لگانی مشکل ہے.
अड़वाड़ बेटा सतून को कहते हैं। छत को सहारा देने के लिए जो लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, जो पिलर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको अड़वाड़ कहा जाता है। यानी कोई छत मतलब वो गिरने वाला है तो हम उसको सेव करने के लिए उसको वो सतून लगाते हैं, या उसको हम सपोर्ट करते हैं, सहारा देने के लिए उसके साथ लकड़ी लगाते हैं, तो उसको अड़वाड़ कहते हैं। जैसे कह रहे सतून गिरा कि उस जैसा बनना तो कुछ, अब उस हिस्से में अड़वाड़ भी लगानी मुश्किल है। उनकी जगह बनने के लिए दूसरे प्रोफेसर की तलाश हो रही है। कह रहे तलाश कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों को तलाश कर रहे हैं। फतहुल्लाह बेग उस वक्त लिख रहे हैं, मगर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अरबाब हल व अकद लिख रखें। हल व अकद कहते हैं इंतजाम चलाने वाला, साहिब इख्तियार। जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, तो कह ले ये अपने पास लिख ले, ये पूरी तरह से इस बात को समझ ले कि उनकी जगह कि उस सिरे से कि इस सिरे से उस सिरे तक हिंदुस्तान छान मारो, यानी तलाश करो, एक कोने से दूसरे कोने तक आप तलाश करें, आपको मौलवी वहीदुद्दीन सलीम जैसी शख्सियत नहीं मिलेगी। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम जैसा प्रोफेसर मिलना तो बड़ी बात है, उसका उसका पासन उसका पासन भी मिल जाए, उसका बराबर या थोड़ा बहुत उसकी तरह, पासन कहते हैं बराबर, थोड़ा सा बराबरी करने वाला भी मिल जाए तो गनीमत, और बहुत गनीमत समझो। तो कह रहे ये भी हमारे लिए बहुत गनीमत है, बहुत मुनासिब होगा, बहुत काफी होगा कि हम उस जैसी शख्सियत को यानी उसकी तरह मामूली सा भी हो, उसकी बराबरी करने वाला भी कोई शख्सियत अगर हमें मिल जाए तो भी हमारे लिए ये काफी है, हमारे लिए मुनासिब है। मज़ामीने फरहत से ये मजमून या ये खाका नवीसी जो उन्होंने ये खाका लिखा है मौलवी अब्दुल हक मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के हवाले से, तो ये उन्होंने अपने मज़ामीने फरहत में इसको तहरीर किया है और बहुत ही पॉपुलर मशहूर हुआ है। बेटा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक एक सवाल को हम रिवाइज करेंगे, आपकी स्क्रीन पे भी वो सवालात दिखाए जाएंगे, और कोशिश करें कि पहले सवालात के मतलब आप समझे और उसका जो मुतालिक का जवाब लिखा गया है तो उसको भी आप समझें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। सबक के दौरान अगर किसी चीज की समझ आपको नहीं है तो आखिरी 10 मिनट में आपको टाइम दिया जाएगा और आप लोग फिर उसका मतलब भी पूछ सकते हैं, किसी जुमले का, किसी पैराग्राफ का या किसी लफ्ज का भी आप पूछ सकते हैं। कोई नहीं है, आपको अपने पास नोट करते जाए और फिर आप मुझसे पूछे। इसे पर्सनली भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी काम आपको हो तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जो काम आपको बताया जाता है तो उस काम को आप टाइम पे कर लिया करें। बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, स्क्रीन को देखे पहला सवाल आपको नजर आ जाएगा। पहला सवाल है बेटा, मौलवी साहब यानी वहीदुद्दीन सलीम साहब की बात कर रहे हैं और फरहतुल्लाह बेग की मुलाकात कब और कैसे हुई। ये तो आसान सा ही है, कल हमने पढ़ा था कि उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पे हुई थी और मौलवी वहीदुद्दीन सलीम बहुत जोश और जज्बे के साथ उनसे मिलने के लिए गए थे। हम उसका जवाब रीड करते हैं और देखते हैं कि उसके जवाब में क्या लिखा गया है। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम और फरहतुल्लाह बेग की मुलाकात हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक ने उन दोनों हजरात को यानी मौलवी अब्दुल हक और फरहतुल्लाह बेग को, सॉरी, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम और फरहतुल्लाह बेग को कॉलेज के जलसे में शरीक होने के लिए औरंगाबाद आने की दावत दी थी। मौलवी साहब यानी वहीदुद्दीन सलीम साहब हुजूम को चीरते पाड़ते मिर्जा साहब के पास पहुंचे और फौरन मिर्जा साहब को गले लगा लिया। मिर्जा साहब ये सब कुछ देखकर हैरान हुए, इसलिए कि वो नहीं जानते थे कि ये शख्स कौन है। जाहिर है कि अनजान शख्स आपको पकड़ लेता है और इस तरह की बात होती है तो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये कौन है और क्या करने आए हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, तो किस तरह से मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि ये शख्स कौन है, इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको घेर लिया। दोनों की मुलाकात हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मौलवी साहब का हुलिया अपने अल्फाज में बयान करे। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो किस, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं कि उसके घर का जो नक्शा या उसका हुलिया जो उन्होंने बताया है वो भी सफा नंबर 122 पे है कि किस तरह की शख्सियत थे वो। फरहतुल्लाह बेग के मुताबिक मौलवी साहब का कद दरमियाना था और आंखें पूरी यानी ब्राउन, जबकि दाढ़ी सफेद थी। उस पर
शरीफ पाजामा पहने, सर पर सुर्ख रंग की तुर्की टोपी और जराब के साथ पाँव में अंग्रेजी जूते भी पहने हुए थे, यानी जराब और जूते अंग्रेजी जूते भी पहने हुए थे। तो ये थोड़ा बहुत उनके हुलिये के बारे में उन्होंने बता दिया कि उसका हुलिया कैसा था। सवाल नंबर 3 है, फरहत, एक मिनट, सवाल नंबर 3, फरहतुल्लाह बेग ने मौलवी साहब के मजाज के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया है, यानी किस तरह की तबीयत के मालिक थे, क्या कुछ कहा है उन्होंने। फरहतुल्लाह के ख्याल में मौलवी साहब शगुफ्ता तबीयत के मालिक थे, यानी खुश तबीयत थे, खूबसूरत तबीयत के मालिक थे। किसी की खूबी बयान करते या खामी जब कहने पर आते तो फिर ये ना सोचते थे कि क्या कह रहे हैं और किसके सामने कह रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता कि मौलवी साहब की किसी न किसी के साथ बिगड़ जाती थी या कोई ना कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था या नाराज हो जाते थे। उसकी तबीयत इस तरह थी कि मतलब वो साफ दिल के साफ थे, तो साफ गोई से बात करते हुए मुंह पे भी कह देते थे, ये नहीं कहते कि कौन मेरे सामने खड़ा है, वो पता होता था कि मैं सही बात कर रहा हूँ, लिहाजा मैं बंदे को नहीं देखता। तो फरहतुल्लाह बेग ने उसके इस मजाज के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया था। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4, हैदराबाद कॉलेज के सालाना जलसे में क्या गलतफहमी पैदा हुई, जो आज सुबह ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि सफा नंबर 125 पे आप लोग देख ले, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हैदराबाद के जब जलसे में फरहतुल्लाह बेग खिताब कर रहे थे तो दोनों के दरमियान क्या गलतफहमी पैदा हो गई जिससे मौलवी वहीदुद्दीन सलीम नाराज हो जाते हैं। जवाब देख ले जरा। हैदराबाद कॉलेज के जलसे में पुराने शोरा की याद में मुशायरे का एहतमाम किया गया था। मुशायरा शुरू होने से पहले मिर्जा फरहतुल्लाह ने लोगों को मसरूफ रखने की गरज से तकरीर शुरू की। उन्होंने मौलवी करीमुद्दीन की पानीपत से दिल्ली आने और मुफलिसी का तस्करा किया। यानी ये पहले भी मैंने बता दिया कि मौलवी करीमुद्दीन और पानीपत और उसकी मुफलिसी का जिक्र किया गया, जिसमें इत्तेफाकी तौर पर उनके हाथ का इशारा मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की जानिब हुआ, जैसे उनका स्टाइल था फरहतुल्लाह बेग का। चूंकि मौलवी वहीदुद्दीन भी पानीपत से ताल्लुक रखते थे, उनके नामों, मुफलिसी और कारोबार में मुशाबहत या एक जैसे होने की वजह से जलसे में मौजूद लोग समझे कि शायद, अब लोग समझे ना, उन्होंने बताया नहीं है कि उसके है, लेकिन लोग समझ रहे थे क्योंकि मुशाबहत या मुनासिबत एक जैसी थी, तो उस पर मौलवी साहब नाराज हो गए। लेकिन बाद में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने उन्हें बताया कि ये एक गलत फहमी थी। ये हमारी बात सुबह भी जब हम स्टार्ट कर रहे थे हमारी बात हुई कि इस तरह की बात है, और इस सवाल के जवाब में भी यही है, हैदराबाद कॉलेज के सालाना जलसे में जहां गलतफहमी पैदा हुई थी तो वो गलतफहमी यही थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपके किताब के सफा नंबर 130 पे, मौलवी साहब अपनी किफायत शायरी के बारे में क्या उज़र पेश किया करते थे, यानी बचत क्यों करते थे, पैसे क्यों बचाते थे और वजह क्या बयान करते थे कि उसकी क्या वजह है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि चूंकि मौलवी साहब ने जिंदगी में बहुत सख्तियां बर्दाश्त की थी, झीली थी का मतलब बर्दाश्त की थी या उठाई थी, और उन्होंने गुर्बत में जिंदगी गुजारी थी यानी गरीबी में, तो एक मिनट, गरीबी की जिंदगी बंदा जो गुजारता है बेटा, तो उनको बहुत देख सोचो विचार के साथ खर्च करने पड़ते हैं। अगरचे वो हजारों कमाते हैं लेकिन नौकरी से निकाल दिए जाने के खदशे से, खदशा डर को कहते हैं, रुपए पैसे संभाल कर रखते हैं। पैसे अब ज्यादा कमाते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा डर होता है, खौफ होता है उसके दिल में कि कहीं मुझे नौकरी से ना निकाला जाए, या अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचता है कि पता नहीं कि क्या कुछ होगा वहां पर और कैसे होगा, तो उसके बारे में भी सोचते हैं। तो उस हवाले से है, और उधर ये पेश करते थे कि आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए जमा पूंजी रखना बहुत जरूरी है। यानी वो सोचते थे कि जमा पूंजी जरूरी है, कुछ ना कुछ बचा के सेविंग करना जरूरी है। ये उनका ख्याल है मौलवी वहीदुद्दीन का कि आने वाले वक्त में कोई पता नहीं चलता कि इंसान पे बुरा वक्त किसी वक्त भी आ सकता है, परेशानी इंसान पे किसी वक्त भी आ सकती है। तो इसीलिए वो ये गुजर पेश करते थे कि कुछ न कुछ बचा के ही रखने चाहिए। सवाल नंबर 6, मौलवी साहब की किसी न किसी से बिगड़ जाती है, इस जुमले की वजाहत करें। यानी मौलवी साहब किसी न किसी से झगड़ा करते थे, नाराज हो जाता था कोई ना कोई उससे, वो क्यों?
मुंह पे बात करते थे, हमने पढ़ा है इसमें। जवाब, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मुताबिक मौलवी साहब जब किसी के खिलाफ बात करते तो उसमें बहुत आगे निकल जाते और ये ना देखते कि वो किस मौका पर बोल रहे हैं और उसके सामने और किसके सामने बोल रहे हैं, जिसकी वजह से मौलवी साहब की किसी न किसी से बिगड़ जाती, जिन ताल्लुकात खराब हो जाते। स्टूडेंट्स अगर देख ले तो जरूरी नहीं है कि अगर आप किसके सामने बात कर रहे हो तो आपके माइंड में तो यही होगा कि मेरी बात को ये बंदा माइंड नहीं करता, लेकिन वो बंदा सोच रहा है कि ये गलत कह रहा है तो शायद वो माइंड कर जाए। मौलवी साहब दिल के साफ थे, वो बात करते थे तो ठीक हो जाते थे कि सही बोल रहे हैं, ठीक ठाक बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर उसकी बात को माइंड कर रहा है तो जाहिर है कि फिर बिगड़ जाती, किसी न किसी से कोई ना कोई उससे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाता या ताल्लुकात उसके खराब हो जाते। अगला सवाल है बेटा, मौलवी साहब ने इस्तिलाहात वज़ा करने के लिए किन उसूलों का सहारा लिया? यानी इस्तिलाहात वज़ा करने या ग्रामर को एक्सप्लेन करने या उसकी वजाहत करने के लिए कौन कौन से उसूल अपनाते थे? जवाब देख लें। कोशिश की मैंने ज्यादातर आसान अल्फाज में लिखने की। मौलवी साहब को इस्तिलाहात वज़ा करने में ऐसी महारत हासिल थी कि ऐसे ऐसे अल्फाज अदा करते कि हर कोई उन्हें दिल खोल कर साथ देता, यानी शाबाश। यानी कुदरती तौर पर वो सलाहियत उसमें मौजूद थी और बतौर सबूत ये अल्फाज अशआर में इस्तेमाल करते और ये अशआर किसी बड़े शायर से मंसूब कर देते। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। अब किसे ये फुर्सत थी कि वो तलाश करता कि बाकी कहा गया शेर उस शायर का है भी या नहीं, और अगर कोई तलाश करते हुए शेर को मुताल्लिका शायर के कलाम में ना पाता तो ये कहना मौलवी साहब के लिए कोई मुश्किल ना था कि ये उस शायर का गैर शायर शुदा कलाम है, गैर मतबूआ कलाम हम पढ़ चुके हैं। मौलवी साहब अगरचे अंग्रेजी नहीं जानते थे मगर अंग्रेजी इस्तिलाहात पर भी अबूर हासिल था। वो जानते थे कि लफ्ज के टुकड़े, उनका असल और माने क्या है। स्टूडेंट्स ये कुदरती सलाहियत होती है इंसान को, या हम दिलचस्पी की बात भी करते हैं कि लोगों को दिलचस्पी होती है, अंग्रेजी नहीं जानते थे लेकिन फिर भी उनको ये, वो जानते थे कि किस लफ्ज को कहाँ इस्तेमाल करना है, उसका क्या मतलब है और कैसे है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स अगर देख ले तो ये घर का काम आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सबसे पहले तो यही बुलंद ख्वानी है सफा नंबर 127 से 130 तक और उसके अल्फाज माने नोट करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको नोट किए होंगे। इसके अलावा जो सवाल और जवाब का सिलसिला है, उसकी सवालात के जवाबात है, तो जाहिर है कि वो तो आप लोगों ने लिखने हैं, कुछ खती के साथ अपने नोटबुक भी मेंटेन करने हैं और सबक के थीम्स को, सबक के बैकग्राउंड को या सबक के मरकजी ख्याल को आप लोग बेहतर तौर पर समझे होंगे और आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि एक वसीयत की तामील में फरहतुल्लाह बेग ने मौलवी वहीदुद्दीन शरीफ की किस वसीयत को पूरा करने की कोशिश उन्होंने की। उसके सवाल और जवाब भी ज्यादा है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, अहम है आपके आने वाले वक्त के लिए। तो कोशिश करें कि इस बात को समझे, इस वाक्य को, इस कहानी को या वाक्य या खाका निगारी को हम कह सकते हैं कि मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की शख्सियत को समझने की आप कोशिश करें तो आपको इस मजमून की, इस खाका नवीसी की बेहतर तौर पर समझ आ सकती है।